नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम हाल ही की अमेरिकी टैरिफ नीतियों में आए उस भूचाल को समझने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के बाजारों को हैरान कर दिया है। भारी भरकम सरकारी रिपोर्ट्स और उलझा देने वाले आंकड़ों को किनारे रखकर हम सीधे उन बातों पर फोकस करेंगे जो सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स के लिए जमीनी स्तर पर काम की हैं। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहले हम ग्लोबल टैरिफ में आए बदलाव को समझेंगे, फिर अलग-अलग सेक्टर्स पर उनके असर को देखेंगे, उसके बाद रणनीतिक व्यापार समझौतों पर नजर डालेंगे और अंत में कंप्लायंस और रिफंड्स के मैनेजमेंट पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से। ग्लोबल टैरिफ में आया ये भारी बदलाव। हाल ही में लागू हुए इन आक्रामक नियमों ने वैश्विक व्यापार की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। इस पूरे बदलाव की जड़ में एक नया कॉन्सेप्ट है, रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक टैरिफ। असल में बड़े व्यापार घाटे से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों के तहत इसे लाया गया है। और सच कहूं तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसने आयात पर लगने वाली पुरानी ड्यूटी के सारे हिसाब किताब को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। सबसे बड़ा झटका यह है कि अब ग्लोबल स्तर पर कम से कम 10% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि रातों रात अंतर्राष्ट्रीय आयात की लागत का एक बहुत ही ऊंचा नया बेस बन गया। इंपोर्ट की जो बुनियादी लागत हम सालों से देखते आ रहे थे, वो अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। लेकिन रुकिए, ये असर हर जगह एक जैसा नहीं है। कुछ देशों के लिए तो दरों में इतना भयानक उछाल आया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हैरानी की बात है कि ब्राजील पर सीधा 50%, पड़ोसी देशों कनाडा और मेक्सिको पर 35% और चीन पर तो ये 125% तक पहुंच गया है। इन अलग अलग दरों ने ग्लोबल सोर्सिंग की पुरानी रणनीतियों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स की मार को और बढ़ा दिया है डी मिनिमिस रूल के सस्पेंशन ने। अगस्त 2025 के बाद से ड्यूटी फ्री डी मिनिमिस को निलंबित कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कम कीमत वाले पोस्टल शिपमेंट्स को भी फॉर्मल एंट्रीज से गुजरना होगा और उन पर भी भारी फीस लगेगी। ई कॉमर्स पर टिके हुए बिजनेस के लिए तो ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सेक्टर विशिष्ट टैरिफ और सेक्शन 232 का प्रभाव। सप्लाई चेन की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि कुछ खास इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। यहां यह देखना दिलचस्प है कि जरूरी मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स पर ड्यूटी कैसे आसमान छू रही है। स्टील, एल्यूमिनियम और अब तांबे जैसी बुनियादी धातुओं पर सीधे 50% का भारी भरकम टैरिफ थोप दिया गया है। वहीं भविष्य की तकनीक को चलाने वाले हाई परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर्स पर भी 25% का अतिरिक्त प्रीमियम लगा दिया गया है। अब जरा उस नियम की बात कर ले जिसने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है, नया फुल वैल्यू रूल। अप्रैल 2026 में आए इस नियम का सीधा मतलब यह है कि टैरिफ अब सिर्फ प्रोडक्ट के धातु वाले हिस्से पर नहीं लगेगा, बल्कि पूरे प्रोडक्ट की कीमत पर लगेगा। यानी अगर किसी बहुत महंगी और बड़ी मशीनरी में जरा सीधी धातु का इस्तेमाल हुआ है तो पूरी मशीन के मूल्य पर भारी टैरिफ लग सकता है। कंप्लायंस के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और चिंता की बात यह है कि इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी सेक्शन 232 के तहत कई नई जांचें चल रही हैं जो सीधे तौर पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही हैं। इसमें इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, सीटी स्कैनर्स और पेसमेकर जैसे एडवांस्ड मेडिकल उपकरण और यहां तक कि सर्जिकल मास्क और N95 जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी शामिल हैं। चलिए, अब आते हैं भाग 3 पर, रणनीतिक व्यापार समझौते। इन बढ़ते और सख्त टैरिफ के माहौल के बीच कुछ बहुत ही अहम द्विपक्षीय व्यापार समझौते हुए हैं। यहां कूटनीति का असली खेल देखने को मिलता है। दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ के साथ हुए इन एग्रीमेंट्स ने रेसिप्रोकल टैरिफ को 15% तक सीमित कर दिया है। लेकिन इसके बदले में क्या मिला? अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का सीधा वित्तीय निवेश। भारी निवेश के बदले टैरिफ में ये छूट एक बेहद सोची समझी आर्थिक चाल है। वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ टैरिफ का जो हाल रहा है उसे किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं कह सकते। दरें 84% से उछलकर एक ही दिन में सीधे 125% पहुंच गईं और फिर अचानक एक 90 दिन के पॉज के बाद बेस रेट को वापस 10% कर दिया गया। ईमानदारी से कहें तो किसी भी सप्लाई चेन प्लानर के लिए इतनी भारी अस्थिरता के बीच काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 4, कंप्लायंस और रिफंड नेविगेट करना। नीतियां तो बन गई,
लेकिन जमीनी स्तर पर इन कंप्लायंस रणनीतियों को लागू करना और उलझे हुए ड्यूटी रिफंड्स को सुरक्षित करना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यहीं पर नया केप फेज 1 पोर्टल सामने आता है। अब सिर्फ इंतजार करने से रिफंड नहीं मिलने वाला। ये सिस्टम पूरा बोझ सीधे आयातकों के कंधों पर डालता है। IEPA टैरिफ के योग्य रिफंड को वापस पाने के लिए अब एक बहुत ही खास 4 स्टेप्स वाली इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना अब बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। एक और जरूरी अपडेट, इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट यानी CIT ने हाल ही में सेक्शन 122 के 10% टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। फिलहाल ये रोक सिर्फ उन पर लागू होती है जिन्होंने मुकदमा दायर किया था। ये बात इस ओर बहुत जोरदार तरीके से इशारा करती है कि भविष्य में रिफंड की योग्यता को बचाए रखने के लिए अपनी एंट्रीज पर औपचारिक रूप से प्रोटेस्ट फाइल करना कितना अहम है। तो इस सब का लब्बो-लुआब क्या है? ट्रेड कंप्लायंस से जुड़े लोगों को बिना समय गंवाए एक्शन मोड में आना होगा। IEPA से प्रभावित सारे शिपमेंट्स की तुरंत समीक्षा करना, AC पोर्टल एक्सेस को कंफर्म करना, ACH बैंक ऑथराइजेशन को वेरीफाई करना और सबसे जरूरी बात, लिक्विडेटेड एंट्रीज पर प्रोटेस्ट फाइल करना। अब हाथ पर हाथ धरे बैठने का समय नहीं है, सक्रिय लुक से फाइलिंग करनी ही होगी। जैसा कि सोर्सिंग जर्नल ने बिल्कुल सही फरमाया है, अगर 2025 टैरिफ पॉलिसी का साल था तो 2026 एनफोर्समेंट यानी सख्ती से नियम लागू करने का साल बनने वाला है। पिछले 1 साल की अफरा तफरी अब खत्म हो रही है और हम एक ऐसे दौर में घुस रहे हैं जहां कस्टम्स ऑडिटिंग बेहद सख्त होगी। छोटी सी भी चूक अब बहुत भारी नुकसान करवा सकती है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। इस अत्यधिक रेगुलेटेड और सख्त एनफोर्समेंट वाले दौर में आधुनिक ग्लोबल सप्लाई चेन खुद को कैसे बदलेंगी ताकि वो सर्वाइव ही नहीं बल्कि ग्रो भी कर सकें। याद रहे, ये सिर्फ कुछ नीतियां नहीं बदली हैं, बल्कि ग्लोबल व्यापार के पूरे नियम ही बदल गए हैं। इस जानकारी का सही इस्तेमाल करके ही आगे के ऑपरेशंस को सुरक्षित किया जा सकता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।